हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का डेली प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है और ये हमारा सेट नंबर 3 है जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस डेली देखते हैं। तो अगर आपने बाकी के 2 सेट्स को नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा, चाहे किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंपलसरी होता है लूसेंट पढ़ना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की कट ऑफ को आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को और देखते हैं आज की स्कोरिंग क्या रहती है आपकी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? सारे क्वेश्चंस काफ़ी चुनिंदा है, हर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण कराया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ अगर पूछ ले कि खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज की इस कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से लूसेंट पढ़ रखी है तो आप इतना स्कोर करके दिखाइए। जनरल कैटेगरीज 43, बीसी के लिए 41, एससी कैटेगरीज के लिए 37 और एसटी के लिए यहाँ पे 39 रखा गया। ठीक है, ये आपका कट ऑफ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि यहाँ पर रोजाना इसी तरह की आपको एक प्रैक्टिस सेट दी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? तो मैंने आपको कल बताया था कि मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। अगर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमाना चाहिए तो मैं क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर देता हूं। बाकी सारा क्वेश्चन जो कि लूसेंट्स का ही है, ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें कि मैं इधर उधर से क्वेश्चंस लाता हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के अरावली पर्वत में माउंट आबू पर स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था, ये पॉइंट भी सही है। यह राजस्थान के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है जो कि जैन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थल है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि किस धर्म का मंदिर है, जैन धर्म के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये बनता है कि माउंट आबू के निकट पारसनाथ अरावली की सर्वोच्च चोटी है, क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, यही पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि अरावली की जो सर्वोच्च चोटी होती है वो है गुरु शिखर। पारसनाथ की बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, तो गलत यहाँ पे हुआ। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बात समझ में आई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर में स्थित है। सही आंसर हो जाता ययाति केसरी ने। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर के मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले कि किसको समर्पित है, तो त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है, भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोथल गुजरात में था और ये बंदरगाह नगर था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि जिंद अवस्था पवित्र पुस्तक है। जिंद अवस्था जो वो किसकी पवित्र पुस्तक है? तो सही आंसर होगा पारसियों की ये पवित्र पुस्तक होता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि अवस्था शब्द का अर्थ जो होता है आधार या फिर स्तंभ। यह पारसी धर्म से पवित्र ग्रंथों में की एक समूह है। ठीक है, ग्रंथों का समूह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? वर्तमान राजधानी तो इस्लामाबाद आपको पता है, लेकिन 1959 तक इस जो राजधानी थी वो कराची था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि कराची जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। लाहौर की बात करें तो लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है, तो लाहौर लास्ट में र आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा रावी नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे आपको डेट मेंशन करके याद करना है, क्योंकि अब एग्जाम्स काफ़ी टफ होता जा रहा है। ठीक है, 23 जनवरी 23 जून मैंने बताना था ना, 23 जून। ठीक है, 23 जून। अच्छा गलती से बात हो गई 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी किसकी जयंती होती है? सुभाष चंद्र बोस की ये जयंती होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। कहाँ पे? बंगाल में, प्लासी में। बंगाल के प्लासी में हुआ था, इसलिए इसको प्लासी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है।
और ये जो हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था। बंगाल का द्वैत शासन जो स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और ये कब से कब तक चला था, तो 1765 से लेकर के 1772 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने राज्य जो कि समुद्री तट से सटा हुआ है। ये क्वेश्चन भी देखिए हाल ही में पेपर में पूछा गया था। तो भारत में कितने राज्य जो कि समुद्री तट से सटा हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कुल 9 राज्य सटा हुआ है। ऐसा ही मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इससे कुछ जुड़ी पॉइंट्स है जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए वर्तमान में 9 राज्य, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 5 केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है वो समुद्री तट से सटी हुई है। राज्य को आप पढ़ सकते हैं कि वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये जो कि केंद्र शासित प्रदेश जैसे पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 5 केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 ही केंद्र शासित प्रदेश होगा, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे में मिल चुके हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 4 केंद्र शासित प्रदेश ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा जो कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है उत्तरी अक्षांश, इसको कहा जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। बताइए कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। आपको पता है कि हमारे भारत कह सकते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यही है इंदिरा पॉइंट। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। इसका अन्य नाम अगर हम देखें तो इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पार्सन पॉइंट, लाही चीन और पिगमेलियन पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ करके क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए इंदिरा जो पॉइंट है, हम कह सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट ये नाम जो रखा गया था भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री कह सकते हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर यह रखा गया था। और इंदिरा पॉइंट जो भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार, ठीक है छोटा नहीं बड़ा, जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें एक गांव है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ एक प्रकाश स्तंभ है। प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन आता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो याद रखिएगा कि देखिए इस बिंदु का जो अगर पहले की नाम बात करें तो पिगमेलियन बिंदु के तहत पार्सन का बिंदु था, लेकिन 21 फरवरी 1984 का इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया था। लेकिन आधिकारिक जो नामकरण इसको मिला था 10 अक्टूबर 1985 को रखा गया था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाती है वो झील का नाम क्या है। उस झील को हम कहते हैं विक्टोरिया झील। देखिए ध्यान रखिएगा विक्टोरिया जो झील है वो किन 3 देशों के मध्य स्थित है, तो ये तंजानिया, युगांडा और एक होता है केन्या। ठीक है, केन्या, इन 3 देशों के मध्य में आपका विक्टोरिया झील अवस्थित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कैस्पियन सागर स्थित है। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी थी यानी लुसेंट्स का जो सेकंड पार्ट था, अगर आपने उसको देखा था तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से देखा होगा। तो मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था, थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ फिर से। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होगा कि कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कैस्पियन सागर से सटे हुए जो देशों की संख्या वो कितनी है, 5 देश सटे हुए हैं। और उन 5 देशों में रूस और ईरान भी आता है। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि वो 5 देश कौन कौन से हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि वो 2 देश यहाँ पे फिलहाल दिख रहे हैं जो रूस और ईरान है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 5 देश कौन कौन से हैं। देखिए मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताया था कि कैस्पियन सागर से सटे हुए देश कौन कौन से थे। तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, यही 5 जो देश है वो कैस्पियन सागर से सटे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, चाहो तो आप ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में जलवायु को जाना जाता है, एक को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है। क्यूरी जो होता है वो रेडियो सक्रियता कह सकते हैं, रेडियो धर्मिकता की इकाई होती है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैंडिला मात्रक है।
मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो ज्योति फ्लक्स है, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक मैंने क्या बताया था, ल्यूमेन बताया था। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, लेकिन कैंडेला का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। थर्मोकपल जो कि थर्मोमीटर है, इस कह सकते हैं कि ये सीबेक के सिद्धांत पर या फिर सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। देखिए, यह तापमापी दो धातुओं से बने ताप युग्म द्वारा माप देता है। साथ ही अगर हम बात करें सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह तापमापी सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। सीबेक प्रभाव के अंतर्गत अगर हम बात करें क्या होता है, तो देखिए सीबेक प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न धातु, जैसे हम ले सकते हैं एंटीमनी व बिस्मथ या फिर तांबा व लोहा के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा दोनों संधियों को भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है, और इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं, यानी थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यह जो प्रभाव होता है वो सीबेक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्ट आपका डेफिनेशन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि आपने ईएसआई जो दिया होगा आपको ये चीज़ पता होगा कि ईएसआई में एक डेफिनेशन भी पूछा गया था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ही रख दिया था ताकि आपको एक छोटी सी नॉलेज भी मिल जाए। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। विद्युत का कुचालक का मतलब कि अपने से होकर के करंट को ये प्रवाहित नहीं होने देता है, और ये हमारा लेड यानी कि सीसा, ठीक है। नेक्स्ट वन ये बनता है कि निम्न में से कौन एक यौगिक है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा एक यौगिक है। यौगिक के बारे में मैंने कल के आपको वीडियो में डेफिनेशन दिया था कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वो हमारा होता है एक यौगिक, लेकिन अगर उनको हम लोग किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वो होता है मिश्रण। लेकिन अगर हम यौगिक की बात करें तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है, और ये निश्चित अनुपात में होता है, इसलिए हम यहाँ पे अमोनिया एक यौगिक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वायु, पारा, ओजोन ये सभी यौगिक नहीं होते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, लीनियस, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और कुछ पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको याद रखना है। देखिए, कार्ल लीनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और एक जीव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि द्विपद नामकरण की अवधारणा किसने रखी थी, तो कार्ल लीनियस ने, ठीक है। और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण यानी कह सकते हैं कि वर्गीकी या फिर वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन ये बनता है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है किस में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेनरोगेम्स में रखा गया। देखिए फेनरोगेम्स क्या होता है, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फेनरोगेम्स को एक और हम नाम से जानते हैं, जैसे पुष्पोद्भिद कहते हैं या फिर इसको हम फेनरोगेम्स कह सकते हैं। वे पादप जो बीज पैदा करते हैं उन्हीं को कहा जाता है फेनरोगेम्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में रखा गया है। फेनरोगेम्स के भ्रूण बीज के भीतर होता है, ये छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित हुआ था, निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य थे, जिसमें जो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, बाकी 2 सदस्य थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जो थे लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो ये इस योजना को हम लोग जानते थे माउंटबेटन योजना, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। आत्मा की व्याख्या प्रदान प्रस्तावना, ए को टिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं एग्जाम्स पे, ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री, ठीक है, कहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो है कि B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो कि निर्वाचित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, और वो थे कौन, तो सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, डी को टिक करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है। तो आर्टिकल 93 मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि आर्टिकल 93 के अंतर्गत क्या होता है कि लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं अपने बैठक के तुरंत, ठीक है, पहली बैठक के उपरांत ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। खुद लोकसभा के सदस्य ही अपने में से चुन लेते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भरत खड़े संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। भरत खड़े संगीत महाविद्यालय लखनऊ में पड़ता है, ए को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है बनता है, अगला प्रश्न ये कि बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है। बड़े गुलाम अली जो वो किस घराना से संबंधित हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी को, पटियाला घराना से। चलिए कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, इनसे जुड़ी है। देखिए ध्यान रखिएगा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, इनका पूरा नाम था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे। उनकी गणना भारत के महानतम गायकों और संगीतों में की जाती थी। उनका जन्म लाहौर के निकट कसूर नामक स्थान पर पाकिस्तान में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही याद रखना इनसे जुड़ी। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं कि मल्लिकार्जुन भीमारप्पा मंसूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जयपुर अतरौली घराने के ख्याल शैली के गायक थे। इनको भारत सरकार द्वारा सन 1976 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था, और ये कर्नाटक से थे। ठीक है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ से थे, कर्नाटक से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था। सबसे पहला जो सहायक संधि स्वीकार किया गया था वो हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। एक यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पम्बन चैनल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि सुमेलित कीजिए, यानी झीलों के नाम को उसके संबंधित देश के साथ मैच करना। बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। सारे क्वेश्चंस काफ़ी चुनिंदा प्रश्न मैंने लिया है, तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। अरल सागर की बात करें तो ये पड़ता है आपका कजाकिस्तान, यानी कि ए का 2 के साथ मैच होगा। ठीक है, ए का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, चलो 2 ऑप्शंस में मिल रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मिशिगन झील की बात करें तो मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी का 3 के साथ मैच होना चाहिए, यानी हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। आप याद रखेंगे ग्रेट बैरियर जो झील है वो कहाँ पे पड़ता है, ये कनाडा में है। और आयर झील की बात करें, ये अक्सर पूछा जाता है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो आपको पता है कि भाग 2, ठीक है, भाग जो 2 है वो नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक की बात कही गई है। 12 से 35 की बात करें तो 12 से 35 मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंतर्गत, और 36 से 51 भाग 4 होता है जो कि नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, यानी इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी बताइए। तो कह सकते हैं कि 8 अनुसूचियां थी, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। अगर बात करें कि वर्तमान में कैग कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ठीक है, मनोज कुमार सिन्हा जो कि अभी वर्तमान में है, तो वो फिलहाल बात की बात है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो राज्य तथा संघ सरकार दोनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है।
देखिए राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि जो थर्ड सेक्टर होता है इसी के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र को ही थर्ड सेक्टर भी कहा जाता है। सबसे अधिक योगदान यहीं से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, तो ये जो परिभाषा दी गई थी क्रॉमर के द्वारा दी गई थी। हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, क्रॉमर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे सही आंसर होगा 2008, लेकिन 2019 में इसको बदल दिया गया है, 2008 से 2019 हो गया। फिलहाल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे जो नई राष्ट्रीय खनिज नीति है 2008 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में आर्थिक नियोजन में प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। भारत में आर्थिक नियोजन में प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बनता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनी अट्टम नृत्य, तो मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, कथकली भी केरल से संबंधित है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे जो कि विश्व खाद्य दिवस में मनाया जाता है? सिंपल सी भाषा में बात करें तो विश्व खाद्य दिवस आपको बताइए कि कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर करेक्ट होगा। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, ठीक है, विश्व प्रेस दिवस ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर 2 चीज़ों के लिए फेमस है, क्योंकि पहला तो यूएनओ के लिए, यूएनओ का स्थापना दिवस है, साथ ही साथ पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। और 16 सितंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, बताइए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो सही आंसर ये होगा कि भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो था वो सिद्धार्थ। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया परम तो आप गलत है, लेकिन इससे जुड़े एक पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लेते कि सुपर कंप्यूटर कौन था तब वहाँ पे हम परम को टिक कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पे पूछा कि प्रथम कंप्यूटर, तो ऑप्शन बी सिद्धार्थ को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? महत्वपूर्ण लूट किस घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो सही आंसर क्या होगा कि प्लासी के युद्ध के पश्चात। अच्छा नीचे कमेंट करके बताइए तो देखते हैं कितने लोगों को अभी तक याद है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, डेट सहित बताना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेट सहित नीचे कमेंट करके बताइए कब हुआ था। अगला प्रश्न क्या बनता है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ब्रिटिश काल में भारत के निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? और वो था 10 साल व्यवस्था। ठीक है, 10 साल या फिर 10 साल बंदोबस्त कह सकते हैं। और 10 साल व्यवस्था की अगर बात हम करें तो ये अकबर के समय में अपनाया गया था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अकबर के वित्त मंत्री के रूप में जो राजा टोडरमल थे, इन्होंने राजस्व एकत्र करने की एक नई व्यवस्था को शुरू की, जो कि जब्ती व्यवस्था या फिर 10 साल व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। और इस व्यवस्था में क्या होता है कि 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। ये अकबर के समय में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में क्यूज का क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन से याद रखिएगा। सही आंसर होता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। नीचे मैं आपसे एक क्यूज का क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्यूज का क्वेश्चन भी देखते हैं। क्यूज का क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक लगा रखा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि फूलों की घाटी। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो भी कमियां हो नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस भी, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं। अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में। T20 टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चंस में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस, जो कि आप रोज़ दे सकते हैं, और उसी के साथ एवरी संडे BPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। मैं आपको बता दूं कि इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सेलेक्ट करें BPSC गोल और यूज़ करें हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का। सिर्फ यही नहीं, अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में पाएँ अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं लर्न फ्रॉम बिहार टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ डेडिकेटेड बैचेस फॉर ऑल एग्जाम्स, BPSC मेंस, प्री, और साथ ही साथ बिहार SI की, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह पे हो जाएगी। और दोस्तों, आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं और आगे कभी भी देखने के लिए तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गई ना पूरी तैयारी एक जगह। आइए जानते हैं कि प्लस कोर्स के बारे में। अगर आप BPSC प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस के साथ, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच, इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया ही जाएगा। ये स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। और अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लास्ट वीक में। तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तैयारी शुरू करने में। अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच में। इसमें आप सारे GS के सब्जेक्ट टॉप एडुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे, उसी के साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से। तो सारे कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल BPSC चूज़ कीजिए, प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे बैच कोर्स के लिए इनरोल करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। और इतना ही नहीं, सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट भी पाने के लिए मेरे रेफरल कोड जो कि निरंजन 10 का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और BPSC क्रैक करने के लिए रेडी हो जाए।